हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ एन इनिशियल एनर्जी, इसका दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके पास इनिशियल एनर्जी कितना है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या कर रहा है, इट इंटर्स रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ और ये किकअप डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमें फिगर दिया हुआ है। ठीक है, नाउ द फील्ड एक्सटेंड्स बिटवीन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये जो फील्ड हमारा है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर तक ही है। ठीक है, ये के कैप है, मतलब यहाँ पे दिया है प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रॉन इज डिटेक्टेड एट पॉइंट Q ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट S। देखो इस H पॉइंट से यहाँ पे ये Q पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है द डिस्टेंस D बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। तो हमें डिस्टेंस D निकालना है पॉइंट P और Q के बीच में। ठीक है, हमें दिया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए हमने पहले आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, ये है, ये सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका रेडियस हम r है। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड B है। ठीक है, तो अब देखो V क्रॉस B करेंगे, जब V क्रॉस B करेंगे तो किधर फोर्स लग रहा है, V क्रॉस B करेंगे तो इस पे ये इलेक्ट्रॉन है, फोर्स V क्रॉस B करेंगे, V क्रॉस B, तो हमारा फोर्स आ रहा है इनवर्ड, बट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन हमारा ये चार्ज नेगेटिव है, तो इसके कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, ये फोर्स होगा F, और F इक्वल टू कितना होगा Q इंटू V। अब दिस फोर्स को, अगर ये फोर्स इधर लग रहा है तो इसको कौन बैलेंस करेगा, एक सर्कल में मूव फिक कर रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। जो नेट फोर्स होता है ये किधर लगता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं QVB इक्वल टू क्या आएगा mv²/r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू लिख सकते हैं mv/QV। तो हमें बस रिलेशन फाइंड करना है रेडियस और इसके। ठीक है, mov/QV। ठीक है, अब यहाँ से P है, P इक्वल टू क्या होता है mv। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और ये मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है p²/2m। ठीक है, P को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो ये आया हमें यहाँ पे इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू p/QV। ठीक है, तो P को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम P को लिख सकते हैं √2 टाइम्स m इंटू के हमारा काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा रेडियस क्या हो गया, ये हो जाएगा 2mk/Q इंटू B। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस। ठीक है, अब देखो ये पार्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो ये कैसे जाएगा, ये दिया है कि इस जो हमारा ये इस फिगर दिया है, इसी में ये क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इसका ये यहाँ से मूव कर रहा है, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए ये हमारा रेडियस के लिए आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर x इक्वल टू। ठीक है, ये है हमारा x, यहाँ से यहाँ तक x, और x इक्वल टू कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका रेडियस मान लेते हैं कि ये रेडियस r सर्कल में घूमेगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। ठीक है, इसका वेलोसिटी v इधर है, तो देखो तो v क्रॉस b करेंगे, तो v क्रॉस b करेंगे तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको बोलते सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो वहां से हमने निकाल दिया, तो रेडियस इक्वल टू आ गया हमारा √2mk/QB। ठीक है, ये रेडियस होगा। तो हम पहले ये रेडियस निकाल लेते हैं, ये कितना होगा। ठीक है, तो अब रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो √2 टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें दिया है 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, अब यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी दिया है। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो 100 वोल्ट। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो ई का हमें पुट कर देते हैं वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमें डिवाइड बटे
चार्ज इनटू लिखना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब हमें चार्ज दिया है, चार्ज तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो ये जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रेडियस कुछ टू आएगा, तो यहाँ से आर का वैल्यू आता है 2.24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें रेडियस पता चल गया, ठीक है। तो ये हमें ये लेंथ पता चल गया कि रेडियस कितना होगा, ठीक है, ये रेडियस। तो देखो अब इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाएंगे, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन आर, एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स अपॉन आर, ठीक है। एक्स है हमारा 2 सेंटीमीटर और हमारा आर है 2.24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से थीटा साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2/2.24, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 0.89, ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉस थीटा निकालते हैं, ठीक है। तो ये कॉस थीटा क्या होगा, ये कॉस थीटा हमारा ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मान लेते हैं ये हमें दे रहा है y, ठीक है। तो क्या लिखेंगे y अपॉन आर, कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे y अपॉन आर। अब देखो हमें साइन थीटा पता है, तो यहाँ से कॉस थीटा निकालना है, तो यहाँ से फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। हमें कॉस थीटा निकालना है, तो हम लिख सकते हैं साइन, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉस थीटा अब यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो साइन वो रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का हमने वैल्यू निकाल चुका है 0.89, तो 0.89 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉस थीटा आएगा हमारा 0.45, ठीक है। ये कॉस थीटा आ गया। अब इस कॉस थीटा को क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ से तो ये हमें y अपॉन आर इक्वल टू कितना आ गया 0.45, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने y निकाल लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर में से y को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा, ठीक है। ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ये डिस्टेंस को हमने मान लिया h, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हमारा डिस्टेंस h है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से y कैलकुलेट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं 0.45 इंटू आर का हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है 2.24 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 2.24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो y इक्वल टू ये आ जाएगा, ये आएगा 1.008, ठीक है। अब देखो हमें y पता है और ये हमें h निकालना है, तो यहाँ से h निकाल लेंगे। h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू लिख सकते हैं r माइनस y, तो h हमें पता है 2.24 माइनस y इक्वल टू है 1.08, ठीक है, 1.008। तो यहाँ से हम h कैलकुलेट कर लेंगे 1.232, ये हमारा h का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल को मान लेते हैं, ये हमारा a है, ये q है और ये b है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये टोटल यहाँ से 8 सेंटीमीटर दिया था, यहाँ से यहाँ कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। तो हम ये डिस्टेंस लिख सकते हैं, इसको हम ये h दिया है, ठीक है। तो ये टोटल ये कितना बच गया, टोटल d है, टोटल d है और हमें d कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा d माइनस h। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ थीटा इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं हम d माइनस h अपन 6, तो ये जाएगा d माइनस h अपन 6। अब देखो यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ से थीटा बना रहा है, ठीक है, और ये क्या है वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका टेंजेंट हो गया, ठीक है। टेंजेंट हमेशा क्या होता है रेडियस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा
ये अगर थीटा है और ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये दोनों 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये आपस में 90 डिग्री है तो ये कितना आ गया थीटा। मतलब ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा क्या होगा, सेम होंगे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से हमने ये tan थीटा इक्वल टू बोल दिया कि ये आ गया हमारा d माइनस एच अपॉन 6। ठीक है, तो ये tan थीटा जो होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो कि उसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम पहले यहाँ से tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा tan थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ये कहाँ से आया है, हम इस ट्रायंगल से देख रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ से दिख रहा है, tan थीटा इक्वल टू आ गया एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब हमने सबका वैल्यू कैलकुलेट करके रखा है। ठीक है, एक्स हमारा क्या है, दिया है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, और हमने वाई का वैल्यू कैलकुलेट किया, ये है 1.008। ठीक है, ये tan थीटा हो गया, और इसके बराबर हो गया d माइनस एच अपॉन 6। हमें d निकालना है यहाँ से। ठीक है, और हमने h का भी कैलकुलेट कर लिया 1.232। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 अपॉन 1.008 प्लस h इक्वल टू डी, और हमें d कैलकुलेट करना है तो यह आ जाएगा 12 डिवाइडेड 1.008 प्लस h। अब h का वैल्यू कितना है हमारा 1.232 इक्वल टू डी। तो यहाँ से d कैलकुलेट करेंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा अप्रॉक्स, ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको और दूसरे तरीका से भी बना सकते थे। क्या करेंगे, देखो ये हमारा r cos थीटा है, ये लेंथ। ठीक है, तो ये h कैलकुलेट करेंगे तो h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल r है और ये r cos थीटा है, y इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा। तो x इक्वल टू निकाल सकते हैं डायरेक्टली, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कॉमन ले लेंगे तो r माइनस आर कॉस थीटा था, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो सिमिलरली वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, उससे थोड़ा जल्दी हो जाता। ठीक है, तो उससे निकालेंगे या फिर ऐसे निकालेंगे, दोनों ही सेम आंसर होगा उसके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। Hello guys, in this session we are going to solve a JEE main problem. So the question given to us is a proton and an alpha particle with their masses in the ratio of 1:4. ठीक है, तो mass of proton divided by mass of alpha particle is equals to 1/4. This information is given to us, and the another information is charges in the ratio of 1/2. तो QP charge on the proton and Q alpha charge on the alpha particle are in the ratio of 1/2. So this is the information given to us first of all, and now they are accelerated from rest through a potential difference V. देखो पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस जनरेट किया गया है V वोल्टेज का। ठीक है, तो उनको एनर्जी कितनी मिलेगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस QV। लेट अस से V जो है उनका पोटेंशियल डिफरेंस है और Q चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस में रख दे तो उसका जो एनर्जी होती है वो होती है QV। अब इस एनर्जी को ही कन्वर्ट कर लेगा वो चार्ज अपनी काइनेटिक एनर्जी में और मूव करना लगेगा, यानी कि ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv²। ये स्मॉल v जो है ये वेलोसिटी है और ये कैपिटल V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटीज, द रेशियो ऑफ द रेडियाई rp रेशियो RA ऑफ द सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब बाय देम विल बी। ठीक है, आपको पूछा क्या गया है, जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दोनों पार्टिकल जब घुसेंगे अंदर एंटर करेंगे तो वो सर्कुलर मोशन करने लगेंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है B वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। जब भी ऐसा हो आपके पास ऐसी कभी सिचुएशन हो कि B और V आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जो उसमें अंदर एंटर करता है वो सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, उस पे फोर्स के कारण होता है ऐसा। और उस सर्कल की रेडियस कितनी होती है, उस सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू mv अपॉन QB। ये mv अपॉन QB कहाँ से आया, ये एक्चुअली जो उस पे फोर्सेस लगते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स होता है QV भी। ठीक है, और वो फोर्स ही सर्कुलर मोशन के लिए उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है mv² अपॉन R, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो V से यहाँ पे V कैंसिल हो जाएगा और R की वैल्यू आ जाएगी mv अपॉन QB।
तो ये होती है रेडियस। इस रेडियस में वो क्या करता है, मूव करता है। ओके, अब हमने पता है कि जो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिली थी वो थी QV, जो हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस उसको जनरेट करके दी थी, वो बाद में ट्रांसफॉर्म हो गई काइनेटिक एनर्जी में। और हमें फाइंड करना है अब कि जो ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस का रेशियो क्या होगा। जो प्रोटॉन है वो किस रेडियस में सर्कल करेगा और जो अल्फा पार्टिकल है वो किस रेडियस में सर्कल करेगा, उनकी रेडियस निकालनी है पहले और उसका रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ प्रोटॉन लिख लेते हैं हम, वो होगी m/qb, और v यहाँ से प्रोटॉन का v निकाल सकते हैं, v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 2qv/m अंडर रूट ऑफ 2q, ये v वोल्टेज वाला है, बाय मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑन द प्रोटॉन। ठीक है, अब अगर सिमिलरली मैं बात करूँ रेडियस मेड बाय अल्फा पार्टिकल, तो वो होगी आपकी m/qb, q यहाँ पे प्रोटॉन का q आएगा, q ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड b अंडर रूट ऑफ 2q ऑफ अल्फा पार्टिकल वोल्टेज डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, और सिंप्लीफाई अगर इसको करके देखें तो इसको लिखा जा सकता है मास ऑफ, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे भी मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन b टाइम्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2v। सिमिलरली रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल को लिखा जा सकता है 2v मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय b अंडर रूट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो बेसिकली देखो v तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो रेडियस जो है डिपेंड किस पे कर रही है, अंडर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, रेडियस जो है वो क्या है, मास और चार्ज के प्रोपोर्शनल है, रेशो के अंडर रूट के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ से रेडियस मेड बाय प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस मेड बाय अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ mass of proton divided by charge on proton multiplied by charge on alpha particle divided by mass on alpha particle। अब इनके रेशियोज आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, रेशियो क्या गिवन है, देखो पहले पहले जो क्वेश्चन जब हम रीड कर रहे थे तब हमें क्वेश्चन में पता चला था कि जो मास का रेशियो है, मास ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, वो तो है 1/4। ठीक है, 1/4 है, और जो चार्ज का रेशियो है वो है 1/2। ठीक है, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मास है 1/4 और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 1/2 के रेशियो में। तो लिखते हैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो किस रेशियो में है, 1/4 में, और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का चार्ज है वो है 1/2, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2, यानी कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो आ गया 1/√2। सो लेट अस जस्ट check it through the option 1/√2 is option number 1. So option 1 is correct answer. Thank you. Hello everyone, in this question we are given that there is a magnetic field V is equals to B naught J cap which exists in region A to X is equals to A to 2A. So in this region it is positive V naught J cap and V is equals to minus B naught J cap in the region 2A. X is from 2A to 3A. So in this region the B naught is minus B naught J cap. So where V naught is a positive constant, a positive point charge moving with a velocity V naught I cap. So a positive point charge we are given that, and it is moving with a velocity V naught I cap, where V naught is a positive constant, enter a magnetic field X is equals to A. So the trajectory of the charge in the region can be like, so firstly we are given that there is a particle with a velocity v vector is equals to v naught I cap, and firstly it is entering at let this is x is equals to a, and this is x is equals to 2a, and this is equals to x is equals to 3a. So here our v is b naught and here our b is minus b naught.
j cap minus j cap and it is plus j cap, and a particle is entering at this point with b naught I cap. So we know that the particle will move, the force on the particle will act like F is equals to q v vector cross b vector. So in a first case b vector is equals to b naught j cap. So initially our particle will move in under the force, that is F is equals to v vector is b naught I cap into cross v naught j cap. So it will be force equals to q v b naught into k cap. So this will be our force in first case. So in first case this will be our force, and the acceleration will be a is equals to q b naught upon m into k cap. So this will be our acceleration in first case. So for first case the acceleration and the force are our like this. So from here we can say that the particle will move in a positive z direction. Particle will move in positive z direction firstly and it will move in a circular path, and its radius will be r is equals to mb upon qb. X is equals to 2a to x is equals to 3a. The magnetic field B vector is equals to minus B naught J cap. So force on the particle F vector is equals to minus Q V B naught K cap. So the force is in negative direction. So the particle will also move in negative z direction, and initially the particle will move in positive z direction. So from the options we can see that our particle will firstly move in positive z direction and then it will move in a negative z direction. So from here we can see that it will move in positive z direction in circular path, and after x is equals to 2a it will start moving in negative z direction and also in circular path. So this will be our correct option. Thank you. Hello students, here is a question. A tiny spherical oil drop carrying a net charge Q is balanced in still air with the vertical uniform electric field of strength 81 pi by 7 10 to the power 5 volt per meter. When the field is switched off, the drop is absorbed to fall with terminal velocity 2 into 10 to the power minus 3 meter per second. So the magnitude of Q is, we have to find the magnitude of Q. So first of all we write the given data like E electric field is equals to 81 pi divided by 7 into 10 raised to power 5 volt per meter. Now V velocity is equals to 2 into 10 raised to power minus 3 meter per second, and we have the value of eta. Eta is equals to 1.8 into 10 raised to power 5 n s meter raised to power minus 2, and we have the value of rho. Rho is equals to 900 kg per meter cube. Now you can say that when the electric field is switched off, the drop falls with terminal velocity v, then v is equals to 2r square rho minus sigma into g divided by 9 eta.
or from here we can find the value of r. R is equals to 9 v eta divided by 2 rho minus sigma into g raised to power 1 by 2. Now from here we can find q is equals to 1 by e into 4 by 3 pi rho g bracket 9 v eta divided by 2 rho minus sigma into g bracket close. Now we substitute the values and we get 7 divided by 81 pi into 10 raised to power 5 into 4 by 3 pi rho g, and we have the value like 9 vn eta 2 sigma minus rho minus sigma into g. So if we substitute the given data, then we get q is equals to 8 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This is the final answer, 8 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Fourth option is correct. Thank you. क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस q by 3 q by 3 minus 2q by 3 placed at point a b and c respectively as shown in the figure. a b c q by 3 q by 3 minus 2q by 3. Take o to be the center of the circle of radius r and angles CAB 60 degree. Choose the incorrect options. ठीक है, incorrect options को choose करने को कह रहा है. सबसे पहले कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O is this much and directed along the negative x-axis. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पता करते हैं. तो ए बी सेम चार्ज है, ठीक है, तो ए की वजह से फील्ड इधर होगी, ठीक है, और बी की वजह से इधर होगी. तो ये दोनों एक दूसरे की वजह से जो फील्ड होगी उसको कैंसिल कर देंगे. तो नेट जो फील्ड होगी वो सिर्फ सी की वजह से होगी, और वो फील्ड जो है सी नेगेटिव चार्ज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सेस होगी. जो नेट फील्ड होगी ये जो वो कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2q by 3 और r स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है. दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0. तो क्या कि ये रेडियस पे है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं निकालूं तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जितनी भी पेयर्स पॉसिबल हैं Q स्क्वायर बाई 9, और ये ए बी कितनी दूर है 2r की डिस्टेंस पर है, तो 2r. ठीक है, फिर माइनस 2q स्क्वायर बाई 9. ठीक है, और ये ए और सी कितनी दूरी पर है ये निकालना होगा. ये 2r है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री है, पॉइंट सी है, और ये पॉइंट ए है, ये बी है. ठीक है, तो एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 30 डिग्री है. ठीक है, और हमको पता है ए बी जो है वो 2r है, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन 2r
इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, ठीक है। और 2 कैंसिल, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, आर, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू आर, तो ये हो गया आर माइनस 2/9, और बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 4r² माइनस r² अंडर रूट, ये हो जाएगा बी सी, दैट इज √3r। तो ये हो गया √3r। तो एक चीज़ हम देखें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो नहीं होगी कम से कम, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। खैर पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज़ दिस मच, तो पोटेंशियल कितनी होगी, तो देखो पोटेंशियल क्या है, इन दोनों के पोटेंशियल एक दूसरे की वजह से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जितनी दूरी पे ये जितनी दूरी पे है, तो v इज इक्वल टू KQ/3r माइनस KQ/3r, ठीक है। और सॉरी ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगी, घटेगी नहीं, माइनस 2KQ/3r, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी ज़ीरो। तो ये ऑप्शन भी हो गया इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगी ऊपर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस सी एंड बी इज दिस मच, तो सी बी के बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, तो वो निकाल लेते हैं। एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, और बी और सी यानी 2Q²/9, और बी सी है √3r, और तो √3r का स्क्वायर नहीं 3r², ठीक है। तो ये हो गया 2, तो ये आ गया Q²/54πε0 r²। तो ये ऑप्शन सही है। तो पहला दूसरा तीसरा तीन ऑप्शंस इनकरेक्ट है।